नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जल्द ही घोषणा हो सकती है। दो नाम अब रेस में आ गए हैं, शिवचंद्र राम और अब्दुल बारी सिद्दीकी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शिवचंद्र राम का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि कल सिंगापुर जाने से पहले लालू प्रसाद यादव ने शिवचंद्र राम को बुलाकर आशीर्वाद दे दिया है। कल मीसा भारती के आवास पर शिवचंद्र राम और लालू प्रसाद में लंबी बातचीत हुई। फिलहाल शिवचंद्र राम कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की रेस में अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी नाम आगे चल रहा है। कौन है रेस में आगे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। में अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। शिवचंद्र राम हो या अब्दुल बारी सिद्दीकी, सभी के नाम जो है वो रेस में है। शिवचंद्र राम के बारे में बताते चले कि शिवचंद्र राम लालू और तेजस्वी यादव दोनों के ही बेहद करीब हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और विधायक भी रह चुके हैं। इधर अगर बात अब्दुल बारी सिद्दीकी की करें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो भी लालू के काफी पुराने सहयोगी हैं, लंबे समय से लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं। और बताते चले कि कई बार अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर के चर्चा भी हुई कि वो जेडीयू में जा सकते हैं। कभी ये भी कहा गया कि वो अपनी राजनीतिक पाला बदल सकते हैं, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो लगातार मजबूती के साथ लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े रहे। और ये भी कहा गया कि जब सरकार पुनर्गठन की बात हुई तो उसमें भी ये कहा गया कि उप मुख्यमंत्री के तौर पे अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम आगे आ सकता है। हालांकि वो इस नाम सरकार में शामिल नहीं हुए, लेकिन कई बार ऐसा रहा जब अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर के चर्चा का बाजार गर्म रहा। लेकिन बताते चलें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे में उनका अपना अनुभव है, पार्टी को भी वो संभाल चुके हैं। तो अब शिवचंद्र राम और अब्दुल बारी सिद्दीकी दोनों के बीच ही मामला फंसा हुआ है। शिवचंद्र राम के बारे में जो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से वो कल मिले मीसा भारती के आवास पे और लालू का आशीर्वाद भी उन्हें मिला है। हालांकि शिवचंद्र राम इस मसले पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जब उनसे संपर्क साधा गया तो उन्होंने साफ तौर पे इस पर कुछ भी कहने से इनकार किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी जो है वो मौन है। तो ऐसे में देखना होगा कि आरजेडी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अब क्योंकि शिवचंद्र राम का नाम सबसे आगे इस रेस में है, तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन है शिवचंद्र राम जिन पर लालू परिवार को इतना ज्यादा भरोसा है। शिवचंद्र राम वैशाली जिले के राजा पाकड़ विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। साल 2015-17 की नीतीश सरकार में कला, संस्कृति और खेल मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। हालांकि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी में उनकी पकड़ बेहद मजबूत रही है। दलित समाज से आने वाले शिवचंद्र राम फिलहाल रविदास चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और युवा आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और यही वजह है कि इतना ज्यादा भरोसा शिवचंद्र राम पर लालू प्रसाद का देखने को मिला है। और दलित समाज से आने वाले शिवचंद्र राम डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। लालू परिवार के भरोसेमंद होने के कारण उनको पार्टी में कई तरह की बड़ी जिम्मेदारी मिलती रही है। युवा होने के नाते वो तेजस्वी की कोर टीम का हिस्सा भी रहे हैं। माना यह जा रहा है कि दलित समाज के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लालू और तेजस्वी दलित समाज के बीच एक संदेश देना चाहते हैं। वहीं नीतीश सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार को भी शिवचंद्र राम पसंद है और यही वजह है कि आरजेडी में एक अहम भूमिका निभाने की तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। और देखिए, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी नाम सामने आ रहा था और इसीलिए उनके बारे में जानना भी जरूरी है। देखिए, वो बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं और सिद्दीकी आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। 7 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी जीता है और पहली बार उन्होंने चुनाव 1977 में जीता था। कर्पूरी ठाकुर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर कार्यरत रहे और 80 के दशक में अलग अलग सरकारों में वो मंत्री भी रह चुके हैं। यानी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी और साथ ही साथ शिवचंद्र राम दोनों ही अहम भूमिका आरजेडी के भीतर निभाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जगदानंद सिंह क्यों नाराज थे। ये पूरे प्रकरण की शुरुआत इस वजह से हुई क्योंकि जगदानंद सिंह नाराज थे, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और ऐसे में अलग अलग नामों का सामने आने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया। और यही वजह है कि अब ये जानना जरूरी है कि आखिर वो नाराज क्यों थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। दरअसल बेटे को कृषि मंत्री के पद से हटाया गया, मंत्री पद से हटाने की जानकारी नहीं दी गई और तेज प्रताप यादव से अक्सर ही उनका विवाद होता रहा है।
अनुशासन को लेकर वो सख्त थे और जो अनुशासन का पालन नहीं करते उनसे वो काफी नाराज हो जाया करते थे। पार्टी को चलाने की आजादी उन्हें नहीं मिल पा रही थी और स्वतंत्र रूप से वो फैसला नहीं ले सकते थे और इन तमाम बातों को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये अहम फैसला लिया और अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। लेकिन अब सवाल तो ये भी है कि अब जगदानंद सिंह आखिर करेंगे क्या? हो सकता है जगदानंद सिंह राजनीति से संन्यास ही ले ले, नहीं तो अपने बेटों को आगे बढ़ाने की जगदानंद सिंह की कोशिश हो। वहीं जगदानंद सिंह पद छोड़कर पार्टी के साथ भी रह सकते हैं और पार्टी की तरफ से उन्हें कोई दूसरी जिम्मेवारी दी जा सकती है। जगदानंद सिंह एक अनुभवी नेता हैं, तो पार्टी की तरफ से उन्हें संगठन और सरकार के समन्वय स्थापित रखने की जिम्मेदारी भी मिल सकती है और साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का वो मार्गदर्शन भी आगे कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी में काफी दिनों तक, लंबे वक्त तक उन्होंने एक अहम जिम्मेदारी निभाई है और बतौर एक अनुशासित नेता के तौर पर वो जाने जाते रहे हैं। और देखिए, आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर विपक्ष और आरजेडी की सहयोगी पार्टियों का कहना है कि ये उनका आंतरिक मामला है। अव्वल तो ये कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जगदानंद सिंह जी ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, और अगर उन्होंने ऐसा कर ही दिया होगा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तो भाई लालू प्रसाद यादव जी देश के सर्वाधिक अनुभवी राजनेताओं में से एक हैं, कुशल संगठनकर्ता हैं, वो इस समस्या से निपट लेंगे, बड़ी आसानी से निपट लेंगे। लालू प्रसाद यादव जी के लिए इस तरह का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, बहुत मामूली बात है। राजद का प्रदेश अध्यक्ष चाहे शिवचंद्र राम जी बने, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बने, क्या फर्क पड़ता है जब आदरणीय जगदानंद सिंह जैसे अनुशासित व्यक्ति पर एक लोटा पानी प्रतिष्ठा का निकालने का काम इन लोगों ने किया, तो कोई भी बनेगा वो उनको राजद में अपमानित ही होना पड़ेगा, लालू परिवार का दंश झेलना पड़ेगा और उसको लालू परिवार के प्रताड़ना का शिकार होना पड़ेगा। जब श्री जगदानंद सिंह जैसे व्यक्ति को इन लोगों ने अपमानित किया, रघुवंश बाबू जी जैसे व्यक्ति का एक लोटा पानी निकालने का काम किया, तो क्या फर्क पड़ता है कोई भी बने। हाल फिलहाल में श्याम रजक जी का भी एक दलित समाज के व्यक्ति को अपमानित करने का काम किया, तो किसी को भी बनाए, लालू परिवार का दंश जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसको अपमानित होना पड़ेगा और दंश झेलना पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड का मित्र दल राष्ट्रीय जनता दल है और मित्र दल का अपना एक आचार संहिता होता है। मित्र दल के ऊपर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। अपनी बेहतरी के लिए राष्ट्रीय जनता दल परिवार उचित फैसला उचित समय पर ले लेगी। और देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर पहुंच चुके हैं। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने एयरपोर्ट से उन्हें रिसीव भी किया। लालू यादव एक व्हील चेयर पर बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। दरअसल लालू कई बीमारियों का इलाज कराने के लिए मंगलवार को सिंगापुर के लिए रवाना हुए थे। पत्नी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ गई है। इससे पहले दिल्ली एम्स में लालू यादव का इलाज चल रहा था। हालांकि एम्स के डॉक्टरों ने लालू को किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह नहीं दी है। यह तस्वीर सिंगापुर एयरपोर्ट के इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व्हील चेयर पर मौजूद हैं और रोहिणी आचार्य, उनकी बेटी जो सिंगापुर में ही रहती है, एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंची है। उनके साथ साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती भी मौजूद हैं। और देखिए, इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार सैफई जाएंगे मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने। आज 11 बजे लखनऊ के लिए वो रवाना होंगे। लखनऊ से सैफई जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद लगातार कई दिग्गज राजनीतिक नेता वहां पहुंच रहे हैं और इसी सिलसिले में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सैफई जाएंगे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज लखनऊ के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सैफई जाकर मुलायम सिंह यादव को आज श्रद्धा सुमन अर्पित उनकी तरफ से की जाएगी। आज 11 बजे वो लखनऊ रवाना हो जाएंगे।
और देखिए, बिहार में डेंगू का डंक इन दिनों बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। हर एक जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन रोज बढ़ते मरीज स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। बात अगर नवादा की कर ले तो नवादा जिले में इन दिनों डेंगू तेजी से अपना पांव पसार रहा है। रोजाना डेंगू के नए नए मरीज जिले के लिए अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहे हैं। बावजूद इसको लेकर कोई व्यवस्था ना तो स्वास्थ्य विभाग कर रहा और ना ही नगर परिषद। शहर में सबसे ज्यादा डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिर्जापुर मोहल्ले से हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल विशाल। बिहार में डेंगू के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और नवादा में भी इन दिनों डेंगू ने बड़े पैमाने पर पैर पसारना शुरू कर दिया है। नवादा ज़िले के लगभग सभी हिस्सों में डेंगू ने अपना दस्तक दे दिया है और नवादा शहर में इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। शहर के लगभग सभी वार्डों में डेंगू के मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है और विगत कुछ दिनों में अस्पताल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, मगर सुविधा के नाम पे अभी तक कुछ भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। इस वक्त हम हैं शहर के मिर्ज़ापुर मोहल्ले में, जहाँ पे गंदगी के बीच में एक बड़ा आबादी हिस्सा बसा हुआ है और सर्वाधिक मामले इसी इलाके से हैं और अभी यहाँ इस इलाके में सैकड़ों एक्टिव मरीज हैं। क्या बड़े क्या छोटे, सभी लोग इसके चपेट में आए हैं और नगर परिषद दावा तो कर रही है कि सभी इन इलाकों में फॉगिंग और ब्लीचिंग की व्यवस्था की जा रही है, मगर ज़मीनी स्तर पे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि स्वास्थ्य विभाग भी जो है डोर टू डोर लोगों के आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू कर दिया है, मगर इन इलाकों में अभी तक उनकी टीम नहीं पहुंची है। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम जानते हैं उनके इलाके में क्या कुछ चल रहा है अभी आपके इलाकों में। इलाका में लाइन पर मिर्ज़ापुर में करीब दर्जनों डेंगू का मरीज जो है निकला है इसमें, मगर नगर परिषद या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहीं कोई नगर परिषद की तरफ से एक दिन फॉगिंग का खाली कार्य हुआ और स्वास्थ्य विभाग और कहीं कोई व्यवस्था किसी तरह का नहीं हुआ है। छिड़काव पहचानने का भी कोई काम वैसा हुआ है अभी तक? नहीं, कोई नहीं है यहाँ। टीम भी नहीं आया सर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो पहचानने के लिए। हमारे मोहल्ला में चारों तरफ देखिए गंदगी है और इस पर कोई का ध्यान नहीं है। यही हम कहना चाहते हैं कि सरकार कुछ देखे। और जैसा कि आपने सुना कि लोगों का यह कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी तक यहाँ पे दस्तक न दी है, ना ही नगर परिषद के द्वारा अभी तक कुछ ऐसा किया गया है कि लोगों को यहाँ से निजात मिल सके। तो अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद इस इलाके के लिए क्या कुछ करती है ताकि लोगों को यहाँ इससे निजात मिल सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और देखिए, भारत जैसे देशों में डेंगू की वजह से हर साल हजारों लोग परेशान होते हैं। डेंगू का मच्छर साफ रुके हुए पानी में होता है। कई बार इसके लक्षण गंभीर हो सकते हैं, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। आइए आपको बताते हैं डेंगू के बारे में विस्तार से। जानिए क्या है डेंगू के लक्षण, इलाज और बचाव के उपाय। डेंगू मच्छर के काटने से होने वाली एक बीमारी है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में डेंगू के ज्यादा मामले सामने आते हैं। दुनिया की लगभग आधी आबादी यानी 4 अरब लोग ऐसे ही क्षेत्रों में रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेंगू हर साल करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। अगर आप डेंगू से गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं, तो इसके लक्षण किसी भी अन्य बुखार की तरह बहुत ही साधारण हो सकते हैं। डेंगू के साधारण लक्षणों में तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द और शरीर पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके अलावा डेंगू से गंभीर तौर पर बीमार होने पर आपको हड्डियों में तेज दर्द होता है। इसे ब्रेकबोन बुखार भी कहा जाता है। उल्टी, जोड़ों में दर्द और आंखों में दर्द जैसे कुछ लक्षण भी आपको डेंगू होने का इशारा करते हैं। कमर के हिस्से में दर्द, बार बार उल्टी, नाक और होठों से खून बहना, उल्टी और मल में खून आना, थकावट और बेचैनी महसूस होना डेंगू के गंभीर लक्षण हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सावधानी बरतें। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अपील मेरा यही होगा कि जिसे भी बुखार हो रहा है वो आकर के चिकित्सक से मिले और खाना ना छोड़े। जो ये लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि बुखार हो रहा है तो खाना छोड़ दे रहे हैं, खाना ना छोड़ें, प्रॉपर खाना खाएं और आसपास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। हर आदमी फुल स्लीव का शर्ट पहने, कंप्लीटली बॉडी कवर्ड रहे। अगर जरूरत ना हो तो खासकर सुबह और शाम पार्क में न जाएं,
वैसे जगह न जाएं जहां पर कि डेंगू का मॉस्किटो जो एडिस बहुत कॉमन पाया जाता है। आमतौर पर यह बीमारी बरसात के मौसम में होती है, लेकिन घरों में लंबे समय तक खुले में रखे पानी में भी डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं। इसका एक गंभीर रूप हेमोरेजिक बुखार बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। डेंगू का मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है और आमतौर पर दिन में ही काटता है। डेंगू संक्रमित मच्छर के काटने के बाद वायरस व्यक्ति के खून में फैलता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिनों का होता है। डेंगू की बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलती, बल्कि इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद मच्छर भी संक्रमित हो जाता है। इसके बाद अगर संक्रमित मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। डेंगू वायरस के कारण होता है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं से इसका इलाज नहीं हो पाता। इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, बल्कि लक्षणों के आधार पर एंटीवायरल दवाओं से इसका इलाज किया जाता है। अगर कोई लक्षण दिखे तो डॉक्टर को दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ लें। उल्टी की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए सादे पानी के साथ जूस और नारियल पानी लें। आमतौर पर डॉक्टर बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल खाने को देते हैं। डेंगू के लक्षण दिखने पर खुद दवा न लें। डेंगू के इलाज में कई प्राकृतिक और घरेलू इलाज भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। गंभीर मामलों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोपालगंज में बाढ़ और बारिश आफत बनकर आ गई है। गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद हाहाकार मच गया है। किसानों की तैयार फसलें डूब चुकी है तो उनके घरों में पानी घुटने तक भरा है। एक तरफ आसमान से इंद्रदेव कहर बरपा रहे तो नीचे नारायणी नदी तबाही मचा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। घर में पानी, खेत में पानी, सड़कों पर बह रहा पानी, जिधर देखो पानी ही पानी और मुश्किल में जिंदगानी। ये तस्वीर धवलिया प्रखंड की है। जल तांडव का ये नजारा गंडक नदी का बंजरिया सल्लेहपुर तटबंध टूटने के बाद का है, जहां निचले इलाके के 4 गांव में पानी प्रवेश कर चुका है। सड़कों पर घुटने भर पानी बहने से वाहनों का परिचालन बंद हो चुका है। खेतों में तैयार धान की फसलें डूब चुकी हैं। तैयार फसल को बर्बाद होते देख किसान छाती पीट रहे हैं। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर खेती किया था, अच्छी पैदावार होने की उम्मीद थी, लेकिन तटबंध टूटने के बाद सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। परेशानी बा कि हम गरीब आदमी बटैया खेत बोले बानी से हमनी के खेत दहा गइल, हमनी के बाल बच्चा का खाई, हमनी के का सहयोग यहाँ का देम लोग सब चीज ठीक रहला। अचानक से बांध टूट गइल, बाढ़ आ गइल, अब हमनी के खाए से कौन चीज बताई। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो स्थानीय जनप्रतिनिधि तटबंध टूटने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं डीएम साहब डीडीसी के नेतृत्व में जांच के लिए कमेटी गठित कर दिया है। स्थिति भयावह हो गई है। हम अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि मुख्यालय के स्तर से एक जांच टीम गठित की जाए और जांच टीम गठित करके इसमें जांच कराई जाए कि किन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह रिंग बांध ध्वस्त हुआ है। इसमें मैं डीसी साहब की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी गठित की है जो इसके विरुद्ध जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर फिर हम लोग उसको विभाग को भेजेंगे। तटबंध टूटने के बाद जल संसाधन विभाग ने बांध बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। टूटे हुए तटबंध के पास बांध बनाकर गांव में प्रवेश कर रहे हैं। पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि तटबंध कैसे टूटा। तटबंध पर जब रिसाव हुआ तो विभाग ने एक्शन क्यों नहीं लिया। ग्रामीणों ने सूचना दी तो विभाग ने तटबंध की मरम्मत क्यों नहीं कराई। तटबंध टूटने के बाद जिनके घरों में बाढ़ का पानी घुसा, फसलें बर्बाद हुई, तो उन्हें अब मुआवजा कौन देगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। और देखिए नेपाल में बारिश के कारण अब सिवान के दरौली प्रखंड के बगल से निकली घाघरा नदी में दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। नदी में उफान के कारण जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम ने नदी में बढ़ रहे दबाव के कारण संबंधित अधिकारी और इंजीनियर को नजर बनाए रखने के आदेश दिए हैं। वहीं नदी किनारे बैरिकेडिंग भी कर दी गई है और ग्रामीणों को अंदर जाने से मना कर दिया गया है। घाघरा नदी दरौली घाट का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने।
नेपाल में भारी बारिश के कारण जो हालात बने हुए हैं उसका असर अब सीवान के दरौली में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है सीवान के दरौली, ये घघरा नदी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कितनी दबाव है, नदियाँ उफान पे है। प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कर दिया गया है और को भी बैरिकेडिंग जो खतरे के निशान से उसे काफ़ी ज़्यादा इस नदी पे दबाव है। आप देख सकते हैं जो स्थानीय ग्रामीण हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितने दिनों में ऐसे हालात बने हुए हैं, कितने दिनों में इस तरह के हालात? ये हालात बना हुआ है बहुत जल्दी, 2-4 दिन के अंदर बना हुआ है। ये स्थिति इसका 2-4 दिन पहले, अभी 10 दिन पहले बढ़ा हुआ था तो ये घट गया था दरिया, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले अचानक ये पानी आ गया। देख सकते हैं यहाँ कुछ दुकानदार लोग हैं जो दिनचर्या का डेली यहाँ दुकान लगा, जाने की कोशिश करेंगे क्या अभी स्थिति है इस नदी की। इस नदी का बहुत गंभीर, अभी भी हालात जो है कि बहुत गंभीर चलता रहता है। कितने दिनों में ऐसे हालात हुए हैं? बस 2-4 दिन से हुआ है। नदी काफी उफान पे है। हाँ, काफी उठाने पर है। तो आप देख सकते हैं जो स्थिति है, ये घघरा नदी की जो स्थिति दिखाने की हम कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी उफान पे नदियां हैं, यानी खतरे के निशान से काफ़ी आगे है। यानी यूँ कहें कि जो नेपाल में जो भारी बारिश हुआ, जो बराज पे दबाव पड़ा, बागहा गोपालगंज जो प्रभावित है, अब सीवान में भी इन नदियों पे दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। और देखिए, बेगूसराय में मंगलवार की देर रात संदिग्ध हालत में रेप पीड़ित नाबालिग छात्रा की मौत हो गई। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मृतक के परिजनों ने छात्रा की मां पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोप के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि छात्रा से एक युवक ने शादी का झांसा देकर बलात्कार किया था। पुलिस पहले ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। लेडीज है, वही कुछ लेकर आई लड्डू, वही मतलब उसको दी खाने के लिए, वो खाई। उसके बाद फिर ठीक हो गई। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा बाद मतलब पूरा पेट उसका लहरने लगा। बोल रही थी कि काहे हमको लड्डू दे दिए, मतलब पेट मेरा लहर रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। अच्छा। तो उसके बाद फिर तुरंत लेके आए बाजार, मतलब अस्पताल लेके आए। अस्पताल में जो है डॉक्टर बोला कि लेके जाओ बेगूसराय। बेगूसराय लेके गए। उसके बाद थाना उना दिखाए। थाना उना दिखाने के बाद जो है सीधा लेके आ रहे थे बेगूसराय। संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, तो उसमें जिस पे आरोप लगाया गया है प्रथम दृष्टि उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने इसमें अपनी जांच प्रारंभ की है। धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।